Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Mohammed Shafe and today we are going to discuss sensory receptors and their working. ठीक है, तो बेसिकली हम इनकी बात करने वाले हैं कि किस तरह जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अरेंज होते हैं और किस तरह उनकी फंक्शनिंग हो रही होती है। तो सबसे पहले आपकी बुक डिस्कस करती है स्मेल रिसेप्टर को। ठीक है, अब अगर मैं स्मेल रिसेप्टर की बात करूं तो स्मेल को आप ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपको स्मेल से मिलेंगी। ठीक है, सो आपसे कह रहा है सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि स्मेल रिसेप्टर्स के बारे में। अब आपको पता है कि स्मेल आप जो करते हो वो नोज से करते हो, इसका मतलब है जो आपका स्मेल रिसेप्टर है वो मौजूद है नोज के अंदर। अब अगर मैं स्मेल की बात करूं जिसे आप ऑल्फैक्शन कहते हो, तो ह्यूमंस के अंदर बेसिकली स्मेल कैसे डिटेक्ट करते हो, स्मेल कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक परफ्यूम की बॉटल खोली जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए और वो केमिकल्स आपकी नोज तक पहुंचे, नेजल कैविटी तक पहुंचे और नेजल कैविटी ने उसको डिटेक्ट करके ब्रेन तक मैसेज भेजा। सो दिस इज ऑल्फैक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्फैक्शन। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सी तरह के रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो इट्स कीमो रिसेप्टर। सो ये जो कीमो रिसेप्टर है ये कहाँ मौजूद होते हैं, अब जरा समझना। अगर आप इनको देखो, सो दिस इज योर नेजल कैविटी। ठीक है, ये नोस्ट्रल्स नजर आ रहे हैं, इन नोस्ट्रल्स के अंदर आप जाओगे तो दिस इज नेजल कैविटी। ठीक है, अब इस नेजल कैविटी को देखो तो इस नेजल कैविटी का ये अपर पोर्शन है। इस अपर पोर्शन में अपर portion of the nasal cavity contains the sensory receptor, contain the olfactory receptors। अब होता क्या है, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना है यहाँ पे, सही है। बेसिकली ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है ना, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। अब सवाल ये होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये होते क्या है। देखो, आपको पता है मेरी पूरी नेजल कैविटी में, ठीक है, मेरी पूरी नेजल कैविटी में क्या मौजूद है, ये देखो म्यूकस मौजूद है। ठीक है, इट्स म्यूकस। अब होता क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली उनकी उनके सरफेस पे आपको सीलिया मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो अपना सीलिया कहाँ रखते हैं, इस म्यूकस के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये म्यूकस है, म्यूकस के अंदर इनके क्या फैले हुए हैं, सीलिया फैले हुए हैं। और फिर देखो यहाँ पे इनको इनकी आपको सेल बॉडी नजर आ रही है और फिर एक पीछे फाइबर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा गौर से सुनना। अब यहाँ पे, अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कीमो रिसेप्टर जिसका एक एंड म्यूकस के अंदर है और एक एंड पीछे जा रहा है यानी कि नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहता है, यहाँ पे आपसे कहता है कि भाई ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस के अंदर कुछ सेल्स मिल रहे हैं, ये सेल्स ऊपर लेकर जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसके साथ आपको कुछ और सेल्स भी मिलेंगे। एपिथेलियम क्या होती है, वो सरफेस या वो टिश्यू जो आपकी बॉडी की सरफेस को लाइन करे, बॉडी की सरफेस पे मौजूद हो, बॉडी की ओपनिंग्स में, कैविटीज में मौजूद हो, कैविटीज को लाइन करे। सो दैट्स एपिथेलियम। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अपर पार्ट ऑफ द नोज, इसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको, म्यूकस मिल रहा है। म्यूकस के साथ जाहिर सी बात है आपको कीमो रिसेप्टर्स मिलेंगे जो ऊपर मैसेज लेकर जाएंगे और उसके अलावा आपको कुछ सेल्स मिलेंगे। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां मौजूद है, इस म्यूकस के अंदर मौजूद है। सो दिस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द म्यूकस। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के अंदर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू बाकी अदर मैमल्स के। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर आ, दूसरे मैमल्स के मुकाबले में स्मेल का काम कम है। ठीक है, दूसरे मैमल्स फॉर एग्जांपल डॉग्स, डॉग्स को स्मेल करनी है तो वहां पे ये ज्यादा से ज्यादा मौजूद होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको एक ज्यादा स्मेल जो है वो करनी होती है चीजों को और फिर सारी चीजें हो रही होती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाओ आगे, अब आपसे आगे क्या कह रहा है, अब आपसे आगे ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है ना, ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है। सो बेसिकली ये जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है ना, इनके डेंड्राइट्स आपको कहां मिलेंगे, डेंड्राइट्स एंड इन द टेसल्स ऑफ द सीलिया। मैंने आपको क्या बताया, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारे सीलिया मिल रहे हैं। इन सीलिया का काम क्या है, ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा है। सो बेसिकली दे प्रोजेक्ट इनटू द नेजल म्यूकोजा, वही बात जो मैंने आपको बताई, म्यूकस मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो म्यूकोजा। अच्छा,
एंड देयर एक्सॉन प्रोजेक्ट डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैंने आपको कहा, ये आपको नजर आ रहा है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, जिसके एंड पे आपको क्या नजर आ रहा है, सीलिया। ये सीलिया क्या करेंगे, म्यूकस के अंदर ट्रैप है और ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। अब पीछे मैसेज कौन लेकर जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है फाइबर जो पीछे जा रहा है, और ये बोन को क्रॉस करके ऊपर यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहा है। सो ये जो बोन होती है ना, बेसिकली ये इथेमॉइडल बोन होती है। इस इथेमॉइडल बोन के अंदर ये आपको जगह जगह होल्स नजर आ रहे हैं ना, इन्हें आप कहते हो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। खैर इसको अगर आप ना भी याद रखो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली इन क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो है वो ऊपर मैसेज लेकर जाते हैं और अल्टीमेटली ये कहां तक पहुंच जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब यहां पे आपसे कहा चाह रहा है, सही है। अब आपसे कह रहा है व्हेन ऑर्डरस सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ओडोर प्रोड्यूस करे, ऑर्डर प्रोड्यूस करे, वो इस रीजन में आएगा, नेजल कैविटी के अपर रीजन में आएगा। इस नेजल कैविटी के अपर रीजन में जो ऑल्फैक्टरी सीलिया है, ये जो सीलिया नजर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर क्या मौजूद होंगे, इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। ये देखो आपको नजर आ रहे हैं रिसेप्टर्स। सो बेसिकली दीज आर रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, it binds to the specific receptor molecule on the plasma membrane of the olfactory cilia। अब olfactory cilia के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, अब सुनना जरा आगे, देयर मे बी 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, तकरीबन 1000 तरह के आपको रिसेप्टर प्रोटीन मिल सकते हैं। एंड ईच रिसेप्टर प्रोटीन इज स्पेशलाइज्ड टू बाइंड अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन टू सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। क्या मतलब, 1000 तरह के आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मिल रहे हैं, और ये 1000 तरह के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो सकता है हर रिसेप्टर अलग अलग डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करे, और उससे जो भी उसको स्टिमुलस मिले वो ब्रेन तक भेजे थ्रू दी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स। सो सिंपली इनका फंक्शन बहुत सिंपल है। अब आ जाओ हमारे पास, जो नेक्स्ट है दैट इज टेस्ट रिसेप्टर। ठीक है। अब टेस्ट रिसेप्टर के बारे में आपसे ये कह रहा है कि ये जो टेस्ट रिसेप्टर है ना, बेसिकली दे आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स को आप दूसरी जबान में क्या कहते हो, मतलब एक प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इन्हें आप गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स कहोगे। व्हाट आर गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, बेसिकली ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। आपको क्या नजर आ रही है, टंग, टंग के ऊपर एपिथेलियल सेल्स होंगे। ये एपिथेलियल सेल्स खुद को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके कन्वर्ट हो जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स के अंदर। सो बेसिकली दे आर टेस्ट बर्ड्स। अब होता क्या है, इस टंग के ऊपर आपको टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं। अब कहा यह जाता है कि भाई ह्यूमन टंग बेयर अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको तकरीबन 10,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग एंड एसोसिएटेड विद निपल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपेला। ठीक है, अगर आप अपनी टंग को देखो तो टंग के ऊपर क्या मौजूद होंगे, टंग के ऊपर ना कुछ रफनेस मौजूद होगी। क्यों, क्योंकि ये जो रफनेस है ना, दिस रफनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, अच्छा तो ये रफनेस पेपला की वजह से। अच्छा, अगर आगे देखें, ठीक है, तो आगे आपसे क्या कह रहा है, ऑल्दो वी कांट distinguish different types of taste receptors from this structure, we recognize 5 basic types of taste। अब होता क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बताया कि टंग के ऊपर क्या मौजूद है, कुछ प्रोजेक्शंस मौजूद है, कुछ रफनेस मौजूद है, एंड दीज रफनेस और प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपेला। ठीक है, इन्हें आप लिंगुअल पैपेला भी कहते हो क्योंकि टंग के ऊपर मौजूद है, लिंगुअल पैपेला। अब बेसिकली हम जो टेस्ट है ना, उनको 5 प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन सी 5 प्राइमरी कैटेगरीज होती है, एक होता है बिटर टेस्ट, एक होता है सॉर टेस्ट, एक होता है स्वीट टेस्ट, एक होता है सॉल्टी टेस्ट। ये तो चलो 4 टाइप्स हो गई। सर ये पांचवी टाइप क्या है, यूमैमी। देखो ये जो यूमैमी टाइप टेस्ट है ना, यूमैमी का मतलब होता है डिलीशियस, जापानीज जबान का वर्ड है, इसका मतलब होता है डिलीशियस। इसके अंदर वो तमाम टेस्ट आ जाते हैं जो सॉर, सॉल्टी, स्वीट और बिटर से डिफरेंट होते हैं। तो आमतौर पे इसके अंदर वो टेस्ट आ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो टेस्ट हैं ये किस तरह से डिटेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कितनी तरह के टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्वीट टेस्ट मिलेगा, सॉर टेस्ट मिलेगा, सॉल्टी टेस्ट मिलेगा, बिटर टेस्ट मिलेगा, यूमैमी टेस्ट मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि स्वीट कब डिटेक्ट करेंगे, सॉर कब डिटेक्ट करेंगे, सॉल्टी कब डिटेक्ट करेंगे और बिटर कब डिटेक्ट करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं सॉर टेस्ट की, ठीक है, सॉर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सॉर टेस्ट खटास कब आपको फील होती है, जब उसके अंदर कोई हाइड्रोजन आयन टाइप चीज हो। ठीक है, इसके अलावा
अगर मैं बात करूं सॉल्टी की, तो सॉल्टी चीज आपको कब लगती है? जब उसके अंदर सोडियम आइन टाइप चीज हो, ठीक है, सोडियम आइन टाइप चीज हो। उसके अलावा अगर मैं बिटर टेस्ट की बात करूं, तो बिटर टेस्ट आपको कब फील होता है? बिटर टेस्ट आपको तब फील होता है जब कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो, ठीक है, या अल्कलाइड्स हो, इस तरह की चीजें हो, तो आमतौर पे आपको बिटर टेस्ट फील होता है। या इसी तरह कुछ मेडिसिन के अंदर अल्कलाइड्स यूज होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कैफीन, ठीक है, उसी तरह कुछ और ड्रग्स होती हैं जैसे निकोटीन वगैरह हो गई, तो इनके अंदर बिटर टेस्ट इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक और चीज होती है जैसे आप यूमैमी टेस्ट कह रहे हो ना, यूमैमी टेस्ट कब फील होता है? देखो, यूमैमी टेस्ट तब फील होता है जब हमारे जो फूड है उसके अंदर क्या हो, एक कंपाउंड या एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एल ग्लूटामेट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्लूटामेट लिखा हुआ है, आप इसे याद रखो, एल ग्लूटामेट। एल ग्लूटामेट हो, तब आपको क्या फील होता है? तब आपको फील होता है कि भाई ये कोई यूमामी टाइप टेस्ट है। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। नाउ, अब यहां पे आपसे बात की जा रही है सेंसरी रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन की बात की जा रही है। अब अगर मैं ह्यूमन स्किन की बात करूं, तो आपको पता है ह्यूमन स्किन तीन सर्फेसेस में डिवाइड होती है। ह्यूमन स्किन की तीन लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, और एक होती है हाइपोडर्मिस। बेसिकली तीन लेयर्स ही होते हैं। अब स्किन के ऊपर कोई स्पेशल रिसेप्टर्स तो मौजूद नहीं होंगे, स्पेशल सेंसेशन तो मौजूद नहीं होंगी। बेसिक जनरल सेंसेशंस होंगी। जनरल सेंसेशंस का क्या मतलब है? टेस्ट, सॉरी टेस्ट बोल रहा हूं, आपके जो टच, उसके अलावा आपका जो प्रेशर है, ये सारी चीजें फील हो रही होंगी। सो बेसिकली दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स। तो आमतौर पे यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के मैकेनो रिसेप्टर्स मिलेंगे, और ये मैकेनो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? डर्मिस में, नॉट एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। सो बेसिकली दे आर इन द डर्मिस, ठीक है। और उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसके अंदर कुछ आपको मिल जाते हैं। बहरहाल, सो अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये डिफरेंट तरह के फिजिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंस ऑफ टच। किसको? सेंस ऑफ टच को। अब यहाँ पे ना दो टर्मिनोलॉजीज लिखी है। एक है फेजिक रिसेप्टर, ठीक है, एक और चीज होती है फेजिक रिसेप्टर के अलावा, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले फेजिक रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो बात की जा रही है दैट इज फेजिक रिसेप्टर। अब फेजिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली अडेप्ट कर जाते हैं। सर, व्हाट इज अडेप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने, आपने क्या किया, कोई भी कपड़ा अपने हाथ पे लगाया, ठीक है, आपको फील होगा कि आपके हाथ ने कोई कपड़ा छुआ है। लेकिन आप मुसलसल जो है वो, इस वक्त जो है वो आपके क्लोथ्स आपके कांटेक्ट में, आपकी स्किन के कांटेक्ट में, लेकिन आपको वो फील नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप जो है वो, आपका जो रिसेप्टर है वो अडेप्ट कर गया है फॉर दिस। इसी तरह अगर आप किसी चीज को मुसलसल छुए रखो, तो वो कुछ टाइम तक तो आपको फील होगी, लेकिन उसके बाद फील होना बंद हो जाएगी। मतलब इतनी ज्यादा फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका रिसेप्टर अडेप्ट कर गया है। जबकि दूसरी तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली दे आर टोनिक रिसेप्टर्स। और टोनिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, पेन रिसेप्टर्स इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। तो फेजिक रिसेप्टर्स में क्या आ जाता है? हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो अपने बालों पे ब्रश किया, आप जब बाल मूव हो रहे थे तो आपको फील हुआ, लेकिन जब बाल एक पोजीशन पे आ गए उसके बाद आपको फील नहीं हुआ। अब यहां पे देखो जरा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि भाई इस हेयर के साथ यहाँ पे कुछ आपको नर्व एंडिंग्स नजर आ रही हैं। दीज नर्व एंडिंग्स आर बेसिकली रूट हेयर प्लेक्सस। सो बेसिकली ये किसको डिटेक्ट करेंगी? टच को। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने हेयर्स को मूव करना चाहो तो फील होगा आपको। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रूट हेयर प्लेक्सस। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनना। बेसिकली स्किन पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स ना दो तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे बड़ा काम आएगी ये डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स पढ़ने में। सो बेसिकली दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक वो, फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्टर होता क्या है पहले तो ये जरा समझना। ये आपके पास आ रही है नर्व, और बेसिकली ये नर्व ही क्या डिटेक्ट करेगी? सिग्नल को डिटेक्ट करेगी। अब हो सकता है इस नर्व के अराउंड क्या मौजूद हो? कैप्सूल मौजूद मौजूद हो। सो नाउ दिस नर्व एंडिंग इज रिगार्डेड एज कैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। हो सकता है इसके अराउंड आपको कोई कैप्सूल ना मिले, ठीक है, ये ऐसे ही मौजूद हो। सो इट विल बी नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड नर्व एंड, ठीक है। अब कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड देखते हैं। लेकिन यहां पे आपको रूट हेयर प्लेक्सस नजर आ रहा है मेजरली कैसा है?
ये मेजरली नॉन कैप्सुलेटेड है। अब आ जाओ आगे। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? अब आपसे कहा यह जा रहा है एंड द मीजनर कार्पसल्स। अब ये मीजनर कार्पसल्स क्या है, ये देखो। यहां पे आपको नजर आ रही है नर्व। ये नर्व आगे गई, और आगे जाने के बाद इसके ऊपर आपको एक कोलाजिनस कोलाजिनस कवरिंग मिल गई। सो दिस रिसेप्टर इज नोन एज मीजनर कार्पसल। ये आमतौर पे किसको डिटेक्ट करता है? ये आमतौर पे हेयर्स, ये आमतौर पे उन सर्फेसिस में प्रेजेंट होता है जहां पे हेयर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल फिंगर्स पे प्रेजेंट होगा, पाम पे प्रेजेंट होगा, निपल्स पे प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या है? टच को डिटेक्ट करना। ठीक है, अब ये वहां मौजूद है जहां हेयर्स नहीं है। उसके अलावा टोनिक रिसेप्टर्स हैं। टोनिक रिसेप्टर्स वो हैं जो अडेप्ट इतनी जल्दी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रूफिनीज कार्पसल्स। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मीजनर कार्पसल। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रूफिनीज नर्व एंडिंग्स। ठीक है, रूफिनीज एंडिंग अगर आप देखो तो अगेन ये नर्व आई, और ये नर्व आने के बाद इसके ऊपर एक कैप्सूल टाइप बन गया। सो दिस इज रुफिनीज नर्व एंडिंग। अब अगर आप गौर करो तो ये जो मीजनर कार्पसल है ये उससे नीचे मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको ने टच को डिटेक्ट करना है तो वो स्किन की सरफेस पे होगा। जबकि अगर आपने किसी प्रेशर को डिटेक्ट करना है तो प्रेशर कब लगता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई चीज दबाओ, तो दबाने की वजह से जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ मौजूद होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो नीचे मौजूद होगा। सो इट इज प्रेजेंट बिलो द मीजनर कार्पसल। तो बेसिकली रुफिनीज नर्व एंडिंग ये प्रेशर को डिटेक्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेसिनियन कार्पसल। अगर आप देखो, ये आपको नर्व आती हुई नजर आ रही है, और इसके अराउंड आपको नर्व अनियन लाइक कोलाजिनस प्रोटेक्शन नजर आ रही है। सो दिस इज पेसिनियन कार्पसल्स। अगेन ये प्रेशर को डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रही है कुछ फ्री नर्व एंडिंग। अच्छा, अब ये फ्री नर्व एंडिंग देखो तो ये आमतौर पे कहाँ तक पहुंचती है? आमतौर पे आपकी एपिडर्मिस तक पहुंचती है। तो ये आपको नजर आ रही है फ्री नर्व एंडिंग। इनका इनका फंक्शन क्या है? ये आमतौर पे पेन को डिटेक्ट करती हैं, हीट को डिटेक्ट करती है, कोल्ड को डिटेक्ट करती है। अब सवाल ये होता है कि सर फ्री नर्व एंडिंग में पेन के लिए अलग होगा, हीट के लिए अलग होगा, कोल्ड के लिए अलग होगा? बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो आपको फ्री नर्व एंडिंग मिलती है ना, वो मिलती है पेन के लिए, फिर आपको मिलती है कोल्ड के लिए, फिर आपको मिलती है हीट के लिए। सो आमतौर पे ये इसकी जो है वो बेसिक प्रोपोर्शन होता है इसका। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रही है मार्कल डिस्क। ठीक है, मार्कल डिस्क क्या है? इधर देखो, यहाँ पे ये बेसिकली आपको नजर आ रही है मार्कल डिस्क, ये आपको नजर आ रही है फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, तो मार्कल डिस्क एंड फ्री नर्व एंडिंग। अच्छा, अब ये मार्कल डिस्क क्या डिटेक्ट करती है? अगेन ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है। देखो, सबसे ऊपर आपको फ्री नर्व एंडिंग मिल रही है, एपिडर्मिस तक पहुंच रही है, लेकिन ये मार्कल डिस्क डर्मिस तक मौजूद है। अब ये मार्कल डिस्क बेसिकली किसको डिटेक्ट करती है? टच को। उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कुछ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्रॉस एंड बल्ब्स। ठीक है, अगेन ये भी आपके टच को डिटेक्ट करते हैं। सो बेसिकली ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब जरा इसको हम पढ़ भी लेते हैं। इससे आप क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो टोनिक रिसेप्टर्स हैं, ये रूफिनीज कार्पसल्स हैं जो टच डर्मिस के अंदर मौजूद है, टच को डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा मार्कल डिस्क नजर आती है। ठीक है, मार्कल डिस्क यहाँ पे आपको नजर आ रही है। मार्कल डिस्क क्या है? अगेन ये टच को डिटेक्ट करेगी, लेकिन बेसिकली ये कैसी है? ये जो है वो टोनिक इन नेचर है। ठीक है, उसके अलावा दीज रिसेप्टर मॉनिटर द ड्यूरेशन ऑफ टच एंड एक्सटेंड टू विच इट अप्लाइज। ठीक है, ये बेसिकली ये जो दो रुफिनीज नर्व एंडिंग्स हैं और ये जो आपके मार्कल डिस्क है, ये क्या काम करेंगी? ये दो काम करेंगी। एक काम तो ये कि आपको बताएंगे कितने टाइम तक टच हुआ और किस हद तक टच हुआ, एक्सटेंड टू विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगी पेसिनियन कार्पसल्स। ठीक है, पेसिनियन कार्पसल्स प्रेशर के लिए, सो बेसिकली पेसिनियन कार्पसल्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स मिलेंगी, एंड दीज फ्री नर्व एंडिंग्स आर नॉइसी रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि ये तब जो है वो सेंसेशन लेकर जाते हैं जब क्या हो, कोई पेन आए, कोई टिश्यू डैमेज आए। सो बेसिकली जब टिश्यू डैमेज आता है तो आमतौर पे ये काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के रिसेप्टर्स का आपको पता होना चाहिए, एक है टोनिक और एक है फिजिक। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग।